जी सर, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। बात हमारी चल रही थी, ज़रा क्विक रिवीजन। एक हमने हेडिंग लिखी थी, डिस्कशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं एनपीवी आईआरआर की, इसमें सम टाइम वर्किंग कैपिटल की एक एडजस्टमेंट होती है। लेकिन वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट क्या होती है, क्यों होती है, उसको ज़रा डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमने एक डेटर्स की एग्जांपल ली थी। वर्किंग कैपिटल याद है वैसे क्या होता है? क्या? तो करंट एसेट्स में से मैंने एक डेटर की एग्जांपल ली थी और करंट लायबिलिटीज़ में से मैंने एक क्रेडिटर्स की एग्जांपल ली थी। जस्ट रिवीजन, डेटर का लेजर ज़रा देखें। कांस्टेंट डेटर्स अगर हों फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर टिल द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, तो फर्स्ट ईयर में और लास्ट ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट में रसीट्स और सेल्स में डिफरेंस आएगा। लास्ट ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट वी अज्यूम के जो रिसीवेबल था वो सारा रिसीव हो गया। उसको अगर हम अपनी वर्किंग के एंगल से देखें तो फर्स्ट ईयर में डेटर्स नेगेटिव और लास्ट ईयर में डेटर्स पॉजिटिव लिखने से ही सेल रसीद बन रही है। और फिर हमने कोशिश की थी कि हम ज़रा पुराना जो पढ़ा उसको रिकॉल कर सकें। डेटर्स में अगर इंक्रीज़ था तो कैश फ्लो में, और वाइस वर्सा। डेटर्स में अगर डिक्रीज़ था तो कैश फ्लो में एक पॉजिटिव फिगर आ रही थी। यही सिचुएशन हम ज़रा क्रेडिटर्स में जब लेके थे, क्रेडिटर्स के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, तो परचेजेस को पेमेंट बनाने के लिए फिर वंस अगेन हमने ईयर 1 और ईयर 4 में एक एडजस्टमेंट की थी। सोच के आप बता देना वाई फर्स्ट पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। क्रेडिटर्स में अगर इंक्रीज़ है तो क्रेडिटर्स इटसेल्फ क्रेडिट है, कैश फ्लो के एंगल से पॉजिटिव फिगर थी। और लास्ट ईयर में ज़रा लेजर देखें, लास्ट ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट में क्रेडिटर्स में डिक्रीज़ आ रहा था, तो देयरफॉर फिर कैश फ्लो में एक नेगेटिव फिगर लिखने से ही पेमेंट बननी थी। ठीक है यहाँ तक? तो ये आपके जहन में पॉइंट आ रहा हो? देन सर अगर अब इसी तरह अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें डेटर्स और क्रेडिटर्स की कोई इंक्रीज़ हो, तो वो तो फिर हम अकॉर्डिंगली, या डिक्रीज़ हो तो हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन हमारा एग्जामिनर जो है वो अलग-अलग डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक्स बताने की बजाय कभी कभी ये वर्किंग कैपिटल के नाम से एडजस्टमेंट बता देता है। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं आपके सामने डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक्स वगैरह की बजाय वर्किंग कैपिटल वर्ड बोलूँ, तो अब इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ आपस में नेट ऑफ होके एक नेट फिगर आ रही है। तो अगर यही सिचुएशन वर्किंग कैपिटल के एंगल से आ जाए, तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा था इसके बाद जहाँ भी आप थे उसके बाद एक पैराग्राफ लिखिएगा। सपोज इट इज़ मेंशन इन क्वेश्चन that a constant, अच्छा मैं फ़िलहाल लास्ट क्लास में मैंने बताया था, दोबारा जस्ट टू रिकॉल, मैं अभी बात कर रहा था कि अगर डेटर्स क्रेडिटर्स कांस्टेंट हों तो पहले हम कांस्टेंट के एंगल से डिस्कशन कर रहे हैं, फिर डेफिनेटली ज़रूरी नहीं कि ये कांस्टेंट ही हों। अगर ये फिगर्स चेंज हो रही हैं तो फिर क्या होगा, वो इंशाल्लाह फिर बाद में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, इसलिए पहले अगर कांस्टेंट में समझ लेंगे तो बाकी आसानी है। इफ़ इट इज़ suppose it is mentioned in question that a constant working capital is required from the end of the first year till the end of project. A constant working capital is required from the end of the first year till the end of project
अमाउंटिंग टू रुपीज़ 30 million. ये 30 मिलियन मैंने क्या आपको बताया? कांस्टेंट वर्किंग कैपिटल। कब से कब तक? आप जो एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में बनानी शुरू की थी, मैंने उसी की बेस पे आपको 30 बताया है। आपको पता है 30 मैंने कैसे बताया? 50 डेटर्स अज्यूम हो रहे थे, 20 क्रेडिटर्स अज्यूम हो रहे थे कांस्टेंट। तो मैंने सपोज आपको 50 और 20 बताने की बजाय सिर्फ 30 बता दिए। गौर से देख के बताएं, क्या ये 30 मैंने आपको पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल बताया या नेगेटिव? क्यों पॉजिटिव? डेटर्स ज़्यादा थे, मींस करंट एसेट ज़्यादा थे और करंट लायबिलिटीज़ कम थी, तो पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है। क्या ये नेगेटिव भी हो सकता है? ये नेगेटिव भी हो सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट हम पॉजिटिव ही अज्यूम करेंगे अनलेस पता चल जाए कि कोई ये नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है। अब सेम फिगर्स अगर मैं यूज़ करूं, अब ज़रा मेरी बात रहा काइंडली लिखने को छोड़ें, फिर आप लिखिएगा तो और से ज़रा देखें। वही पिछला डाटा मैंने यूज़ करना है। 4 सालों का मैं एक प्रोजेक्ट अज्यूम कर रहा था, सेल्स को रिसीट बनाना था हमने इस वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट से, या सही इधर अगर बात कर लें ज़रा थोड़ी सी स्पेसिफिक, ज़रा सेल को हमने रिसीट बनाना था डेटर्स के एडजस्टमेंट से और परचेज को हमने पेमेंट बनाना था क्रेडिटर्स के एडजस्टमेंट से। तो अब सपोज आपको 50 और 20 नहीं पता, उसकी जगह बस 30 पता है। अब इसके अंदर डेटर्स भी हैं, इसके अंदर क्रेडिटर्स भी हैं। अब मुझे ज़रा काइंडली आप पिछले पेजेस पर जाएं, ईयर वाइज ज़रा सेल्स बताएं। 1000, 2000, 3000, 1500। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। सेल्स इनफ्लो है। परचेजेस लिखवाएं 500, 600, 800। परचेजेस हैं तो नेगेटिव है। अब अगर तो आपको डेटर क्रेडिटर अलग पता हो तो आप डेटर्स के एडजस्टमेंट भी करते हैं, क्रेडिटर्स के एडजस्टमेंट भी करते हैं। ज़रा ढूंढे ज़रा डेटर्स के एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। ईयर 1 में नेगेटिव लिख लें और ईयर 4 में पॉजिटिव लिख लें। क्रेडिटर बताएं। ईयर 1 में पॉजिटिव लिख लें और ईयर 4 में नेगेटिव लिख लें। लेकिन अगर हमें नहीं पता 50 और 20 और हमें बस ये 30 पता है, तो क्या सिर्फ इसी एडजस्टमेंट से भी नेट रिसीट्स कैलकुलेट हो सकती हैं? अब ये समझना आपने, क्या और क्या अलग नहीं है। सपोज सिर्फ क्या ही है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज अलग नहीं है। जो भी था उसने हमें उसने नेट इफेक्ट एक बता दी है। कितना बजाया थी नेट? 30 बताया। अब ज़रा पिछली वर्किंग देखें, फर्स्ट वर्किंग। हम ज़रा समझने के लिए वही अज्यूम कर लेते हैं। 30 में सपोज 50 और 20 है। बताएं फर्स्ट ईयर आपने 50 नेगेटिव लिखा था और क्रेडिटर्स वाली वर्किंग ज़रा दूसरे में देखें पॉजिटिव लिखा था। तो 50 नेगेटिव 20 पॉजिटिव की जगह मैं 30 नेगेटिव लिख सकता हूँ। और लास्ट ईयर 4 देखें, 50 पॉजिटिव और 20 नेगेटिव की जगह 30 पॉजिटिव लिख सकता हूँ। आइडियल क्या है? अलग एडजस्टमेंट हो, लेकिन अगर मजबूरी हो जाए और करंट और वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव हो, मजबूरी हो जाए और वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव हो, तो इट विल बी एसेट्स ज़्यादा हैं, करंट एसेट्स ज़्यादा हैं, तो इट विल बी अ नेगेटिव फिगर इन द फर्स्ट रेलिवेंट ईयर एंड अ पॉजिटिव फिगर इन द लास्ट ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट इफ़ इट इज़ कॉन्स्टेंट। किन सालों में एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है? कांस्टेंट होने की वजह से रिसीट्स, सेल, परचेजेस, पेमेंट सेम है।
सिर्फ फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर में फ़र्क पड़ रहा था। तो क्या यहाँ से कोई रूल डेवलप किया जा सकता है? अगर वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है तो इसका मतलब करंट एसेट्स ज़्यादा हैं, करंट एसेट्स ज़्यादा हैं, कैश फ्लो में फर्स्ट रेलिवेंट ईयर में नेगेटिव और लास्ट ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट में पॉजिटिव फिगर आ जाएगी। लेकिन क्या नेट आंसर सेम आ जाएगा? एक मिनट कैलकुलेट करूँगा। अब नेट रिसीट्स अगर मैं निकालूँ, बल्कि अब नेट कैश फ्लो कह दूँ इसे, अब रिसीट्स पेमेंट्स इकट्ठी होंगी तो नेट कैश फ्लो जो आ रही है यहाँ तक क्या आंसर आएगा? अब ज़रा ढूंढने कि आपका भी 470 था, कैसे 950 माइनस 480। अब वो मैंने सारी वर्किंग आपको अलग-अलग दिखाई थी, इनफैक्ट वो इकट्ठी ही होनी थी। दूसरे साल में क्या आंसर आ रहा है? 1400 आ रहा है उधर, कैसे? 2000 माइनस 600 2200, ये तो वैसे ही बन रहा है उधर भी। लास्ट ईयर में सॉल्व करें ज़रा, कैलकुलेटर अलाउड है सर, कैलकुलेटर अलाउड है सर। 830 उधर कैसे बना हुआ? 830 1500 ना कहें, 1550 माइनस 720 इज इक्वल टू 830। तो अगर हमें क्या अलग ना पता हो, अगर हमें करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ के एंगल से वर्किंग कैपिटल का ब्रेकअप ना हो और वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव हो, तो फर्स्ट रेलिवेंट ईयर में नेगेटिव फिगर होगी और आखिरी प्रोजेक्ट के साल में फिगर पॉजिटिव होगी। यहाँ तक लिख लें, फिर जो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ ये एक छोटा सेंटेंस भी लिख लेता है। डेटर क्रेडिटर्स अब इकट्ठी बात होगी ना, सेल और पेमेंट्स की इकट्ठी बात होगी। ये ठीक हो रही रिकॉर्डिंग? नेगेटिव फिगर in first रेलिवेंट ईयर। अब फर्स्ट रेलिवेंट ईयर का मतलब भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एंड पॉजिटिव फिगर in last year of the project। वाइस वर्सा कब होगा? बाय डिफ़ॉल्ट भी अज्यूम के पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है, अगर नेगेटिव वर्किंग कैपिटल होगा तो वाइस वर्सा। ये नेगेटिव पॉजिटिव ज़रा दोबारा देख लें, सही लिखा हमने? 30 नेगेटिव था और फिर एंड में पॉजिटिव था, और नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों था ये समझ आ गया? डेटर 50 नेगेटिव थे, क्रेडिटर्स 20 पॉजिटिव थे, तो नेट करके 30 नेगेटिव, और लास्ट ईयर में डेटर्स 50 पॉजिटिव थे और 20 क्रेडिटर्स नेगेटिव थे, तो नेट ऑफ होकर 30 पॉजिटिव बन रहा था। ठीक है, बहरहाल ये जो सेंटेंस लिखा हमने, ये हमने पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल के एंगल से लिखा है। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल के एंगल से मतलब करंट एसेट्स ज़्यादा हैं या कम हैं? करंट एसेट्स ज़्यादा हैं तो फर्स्ट रेलिवेंट ईयर में नेगेटिव फिगर और लास्ट ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट में पॉजिटिव फिगर। अच्छा, फर्स्ट रेलिवेंट ईयर का मीनिंग थोड़ा सा मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। मैंने अज्यूम किया है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर से आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो फर्स्ट रेलिवेंट ईयर हमारी एग्जांपल में ईयर 1 है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कह दे कि कमेंसमेंट डेट से चाहिए
तो फिर ईयर 0 भी हो सकता है। तो फर्स्ट रेलिवेंट ईयर ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा। अगर वो क्या सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स चाहिए तो ईयर 2 से ऑनवर्ड्स। तो ज़रूरी नहीं कि ईयर 1 हो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि पहला साल कौन सा है, फर्स्ट रेलिवेंट ईयर। ठीक है, चलो अब निकालें जी डायमंड। बुक्स कोशिश करें अब रेंज हो जाए एक आध दिन में, फ़िलहाल तो नोट्स पे है जी। कोई साहब लिख तो नहीं रहे? जी पेज नंबर हमारे पास लास्ट था जो नोट्स मैंने दिए थे, पेज 10 जी। ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा भी नहीं था, तो डेफिनेटली आपने इंडिविजुअली पढ़ा है, लेकिन मेरे साथ ज़रा एक दफ़ा दोबारा गौर से पढ़ें। यकीनन आपने बहुत कुछ सोचा होगा, लेकिन मेरे साथ दोबारा सोचना शुरू करें। डायमंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज़ ऑफिसर साहब। is considering to set up a plant for the production of a single product by the name of X49. The details relating to the investment are as under. Cost of the plant amounting to rupees 160 million would be payable in advance. It includes installation and commissioning of the plant. अपने जहन में ईयर 1 2 3 4 वगैरह रखे हैं जहन में, बताइए 160 कहाँ आएगा? और अगर इसके अंदर इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग चार्जेस मौजूद हैं तो हमें कोई एतराज़, अगर ना होते तो शायद हम खुद इंक्लूड कर रहे होते, वही जो अमाउंट्स कैपिटलाइज हो रही हैं। पॉजिटिव लिखेंगे नेगेटिव? कैश आउटफ्लो है, ईयर 0 पे एडवांस में है। वर्किंग कैपिटल की अभी बात हुई थी, ये ज़रा काइंडली आपने फाइनल करना था। वर्किंग कैपिटल ऑफ 20 मिलियन वुड बी रिक्वायर्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन। जस्ट एक मिनट, सबसे पहले मुझे बताएं ये 20 मिलियन पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव ही है, वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है, ये भी क्लियर रखना था, अनलेस इसके साथ कोई ब्रैकेट लगी हो या नेगेटिव मेंशन हो। तो वर्किंग कैपिटल 20 लिखा हुआ है, करंट एसेट्स ज़्यादा होंगे। अब सेंटेंस पढ़ के बताएं, प्रोजेक्ट 4 सालों का है मेरे ख्याल नीचे, तो ज़रा सारा बताएं किस साल में कैसे और किस साल में कैसे। कमेंसमेंट वर्ड लिखा हुआ है, इसलिए ईयर 0 में नेगेटिव और ईयर 4 पे पॉजिटिव। बाकी जब और प्रॉब्लम्स आएंगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, वरना यहाँ तक आई होप कि मसला हल है। देन पॉइंट नंबर 3, DIL intends to sell X49 at a cost plus 25% मीन्स मार्कअप एक दिया हुआ है। ब्रैकेट में जाएं और सैटरडे वाली कुछ बातें रिकॉल करें। कॉस्ट डजेंट इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। कैश फ्लोज की अगर हम वर्किंग कर रहे हैं तो कॉस्ट में डेप्रिसिएशन ना होना शायद सही है। अगर डेप्रिसिएशन होती तो वो हमारे लिए मसला बनना था, नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो जानी थी जिसका हमारी कैश फ्लो से कोई ताल्लुक नहीं बनता था। तो इस वक्त अगर फॉर एग्जांपल कॉस्ट 100 है, ये मार्कअप है वैसे, व्हाट इज़ 100? उस कॉस्ट में डेप्रिसिएशन तो नहीं है, नहीं है, प्लस 25 है तो सेल प्राइस 125 हो जाएगी। सेल्स फॉर द फर्स्ट ईयर, जी ट्रांसलेशन करें, किस साल की सेल, किस साल में लिखेंगे? ईयर 1 में पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव सेल है। द सेल क्वांटिटी वुड इंक्रीज बाय एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 300 मिलियन को अकाउंटेंट बन के गौर से देखें, ये 300 मिलियन कैसे बना होगा? कुछ क्वांटिटी होगी और कुछ सेल प्राइस पर यूनिट होगी, कुछ यूनिट्स होंगे, कुछ रेट पर यूनिट होगा। तो उसके अंदर जो यूनिट्स हैं वो 6% से बढ़ रहे हैं। तो सिंपली 300 मल्टीप्लाइड बाय 1.06 करके क्वांटिटी का इफेक्ट निकाला, क्वांटिटी का इफेक्ट इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। नंबर 4, प्लांट वुड बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। नेक्स्ट लाइन अंडरलाइन, टैक्स डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द सेम बेसिस। इसका मतलब वही 20% रिड्यूसिंग। Estimated residual value of the plant at the end of the useful life of 4 years would be equal to its carrying amount। जो भी रेजिडुअल वैल्यू होगी साल के एंड ऑफ द 4 ईयर, यहाँ से 2 चीज़ें पता चली हैं।
यूसफुल लाइफ भी 4 साल पता चल गई, इक्वल टू इट्स। तो अगर हम 4 साल बाद के एंड की कैरिंग अमाउंट निकाल लें तो वही रेजिडुअल वैल्यू होगी। लेकिन ये मसला संजीदा ज़रा गौर से सेंटेंस देखते हुए दोबारा पढ़ा, क्या चीज़ किसके बराबर होगी। तो इसका मतलब ईयर 4 के एंड पे हम कोई गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अगर कैरिंग अमाउंट रेजिडुअल वैल्यू बराबर होगी तो गेन लॉस कब होता है? गेन लॉस जब कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा पे बिकने का चांस हो तो गेन होगा, वाइस वर्सा। और कितने पे बिकने का चांस है? तो रेजिडुअल वैल्यू 0 है। रेजिडुअल वैल्यू कैरिंग अमाउंट के बराबर है, गेन लॉस 0। कैश फ्लो ज़हन में लाएं जी। कैश फ्लो में रेजिडुअल वैल्यू का इनफ्लो आएगा, आएगा, इनफ्लो तो आएगा। लेकिन कैश फ्लो में कोई गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, गेन लॉसेस के लिए कैश फ्लोज नहीं बनती। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ज़हन में लाएं, क्या प्रॉफिट एंड लॉस में गेन लॉसेस होते हैं? पॉइंट नंबर 5 जी मैंने हल्की सी बात करके छोड़ दी है, अभी करते हैं डिटेल में। टैक्स रेट दिया हुआ है 34% और टैक्स इज पेएबल इन द ईयर इन विच लायबिलिटी अराइजेज है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 18%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ऑल कॉस्ट एंड प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एट द रेट ऑफ, ये इन्फ्लेशन रेट एक दिया हुआ है, सही कह रहा हूँ? सारी कॉस्ट और प्राइसेस ने 5% के हिसाब से बढ़ना है पर एनम। रिक्वायरमेंट नंबर 1 एनपीवी। कहाँ तक एनपीवी और आईआरआर का सवाल सेम होता है? तो जब आप नेट कैश फ्लो निकाल लेंगे और एनपीवी से सॉल्व कर रहे होंगे तो पॉइंट नंबर 6 देखें, 18% रेट है। अगर आप आईआरआर से कर रहे होंगे तो नेट कैश फ्लो तक सेम है, और नेट कैश फ्लो आ चुकी है, वो सेम बहस है। लेकिन अब आप 18% यूज़ करने की बजाय रेट अपना गैस करना शुरू कर देंगे। कहाँ तक एनपीवी और आईआरआर का सवाल सेम होता है। उसके बाद अगर रेट की बेस पे वर्किंग कर रहे हैं, गिवन रेट की बेस पे, तो आप एनपीवी सॉल्व कर रहे हैं। और अगर रेट अपना गैस कर रहे हैं तो आईआरआर का सवाल है। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल एनपीवी आप 18% से निकाल चुके हैं रिक्वायरमेंट ए में और आंसर पॉजिटिव आ चुका है तो आप भी रिक्वायरमेंट करते हुए अपनी उस वर्किंग को फर्दर यूज़ कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव आंसर आ जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है? प्रोडक्ट इज जनरेटिंग मोर देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो इस केस में 18% है। और अगर नेगेटिव आंसर आ रहा हुआ होगा तो फिर आप रेट कम कर रहे होंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये रिक्वायरमेंट ए ना होती, कंसंट्रेट सिर्फ रिक्वायरमेंट बी होती, आप क्या करते? नेट कैश फ्लो आप निकालते। नेट कैश फ्लो निकालने के बाद क्या करते हैं? पॉइंट नंबर 6 देखें, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न गिवन तो है नहीं, इस पे चेक करना भी ज़रूरी नहीं है। आप अपना 10 भी यूज़ कर सकते हैं, 11 भी, 12 भी। हाँ, इसी को लेना ले लें, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है। अब इसका यूज़ फिर ये है कि अगर वो आपसे डिसीजन करवाए कि बताएं आईआरआर की बेस पे प्रोजेक्ट शुरू करें या ना, तो लेट्स अज्यूम आपका आईआरआर 20% आ जाए, फिर इस 18 की सिग्निफिकेंस ये है कि आप कहेंगे एज द आईआरआर इज़ मोर देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न देयरफॉर एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। और अगर वाइस वर्सा हो जाए तो रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि आप आईआरआर का सवाल करते हुए कॉस्ट ऑफ कैपिटल को स्टार्टिंग पॉइंट बनाएं। बना लें, ओके है, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ, इसकी फिर ज़रूरत पड़ेगी आपको डिसीजन मेकिंग करते हुए कि क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट करें या ना करें। और वो फैसला जब आप अपना रेट निकाल लेंगे, उसका फिर आईआरआर उस आईआरआर को कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, देन फिर आप डिसीजन के लिए इस्तेमाल करेंगे। इन अदर वर्ड्स, एनपीवी के सवाल में तो आपको अपनी वर्किंग के लिए रेट चाहिए, लेकिन आईआरआर के सवाल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको सिर्फ डिसीजन लेने के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है प्लीज़? तो गौर से बार सुनते जाएँ। अब गेम प्रैक्टिस की तरफ आ गई है, तो आए अब ज़रा लिखने की भी ख्वाहिश और कोशिश करें।
कर लें शुरू। अब अपना छोड़ दें जो आपने किया हुआ है यार, बल्कि बेस्ट ये हो गया मेरा ख्याल है आप सोच रहे हैं कि हमने अगर किया हुआ है तो दोबारा लिखने का क्या फ़ायदा है। तो बेस्ट अब ये है कि छोड़ दें लिखना, मुझे ज़रा लिखवाना आपने, और जिन्होंने नहीं लिखा हुआ उन्होंने तो बिल्कुल नहीं लिखना। सिर्फ चंद फिगर्स हैं जो आपने मेरे साथ समझ के ज़रा फाइनल करनी है। जी बिज़नेस नेम बता दें। बहरहाल परेशान ना होगा, लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल साथ साथ देख के लिखना इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस। डायमंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जी रिक्वायरमेंट ए हेडिंग बना लेते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ईयर 0 1 2 3। ये मुझे कहाँ से पता चला सवाल में कि प्रोजेक्ट 4 साल का है? पॉइंट नंबर 4 से एसेट की लाइफ ही 4 साल है। प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट फिर करने लगा हूँ, मत देख के लिखिएगा। जी पॉइंट वाइज चलना जी आपने, जाने दें सर, पॉइंट वाइज सर। जी प्लांट 160, पॉजिटिव नेगेटिव, एनी एतराज? रुपीज़ इन मिलियंस। जी पॉइंट 2 वर्किंग कैपिटल, कहाँ और कहाँ? एनी कन्फ्यूजन? पॉइंट 3 सेल्स, फुल कंसंट्रेशन नहीं है आपकी, पहले साल की सेल बताएं। एनी एतराज? पॉजिटिव नेगेटिव? कैलकुलेटर उठाएं, दूसरे साल की सेल बनवाएं, वर्किंग देखें, 300 मल्टीप्लाइड बाय 1.06 करके क्या होगा? वॉल्यूम का इफेक्ट आएगा, और मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन के बिल्कुल एंड में चले जाएं, प्राइसेस का इफेक्ट भी है। आंसर 330। पॉइंट्स में जाना है या नहीं जाना? फाइनल डिसीजन, एकदम फाइनल डिसीजन लीजिए प्लीज़ सारे, 2 बातें आएंगी। मिलियंस में फिगर्स हैं, पॉइंट्स में 1-2 डिजिट्स में अगर जाना है तो चले जाएं, नहीं जाना तो बता दें, मेरी सजेशन वैसे चले जाएं। मिलियंस में फिगर्स हैं, कुछ ज़्यादा आपने डरना है आंसर देख के, तो मुझे टेंशन नहीं है। मिलियंस में फिगर्स अगर हो तो पॉइंट्स में 2 डिजिट्स पे जाके बात खत्म कर दें, उससे आगे नहीं जाना। अगर आपने घर में ऐसे नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेंगे। जी 339 333.9, ओके सब वर्किंग कर रहे हैं प्लीज़, लिख नहीं रहे ओके, लेकिन वर्किंग कर रहे हैं। ये ईयर 3 की फिगर बताएं कैसे बनाओ, कैसे बनाई आपने? एक और दफ़ा 1.06 और एक दो दफ़ा 1.05 आपने किए। मैंने तो कहा था, पिछला सवाल देखा जरा, बे बैक, मैंने तो कहा था कि दूसरे साल में जाना है तो पॉजिटिव 2 करें। नहीं ये वजह नहीं थी, ना 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 देख के ज़रा, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, आपको पता है। नहीं वो भी एक और बात है, वो इस वक्त वो मसला नहीं डिस्कस हो रहा। नहीं ये मसला नहीं है, एग्जैक्टली ये नहीं। 1 मिनट कैलकुलेटर पकड़, 1 मिनट कैलकुलेटर पकड़ ना कर हाफिज़ साहब ना, सिंपल बहुत सिंपल बात कर रहा था मैं। 300 लिखें कैलकुलेटर, 300 मैंने क्या लिखवाया? ईयर 1, 300 इंटू 1.06 पॉजिटिव 2 करें, एंड मल्टीप्लाइड बाय 1.05 भी पॉजिटिव 2, कंपाउंड करवा रहा हूँ। असल बात ये है कि अगर 1 से 3 पे जाएंगे तो वैसे ही होगा जैसे करना है, क्योंकि
क्वांटिटीज़ और इन्फ्लेशन का इफेक्ट 6% 5% कांस्टेंट है, इसलिए अगर 2 से ईयर 3 पे जा रहे हैं तो एक ही और साल है, 2 से 3 पे जाएंगे तो एक ही और साल है, 1 से ईयर 3 पे जाएंगे तो फिर 2 साल ही होने हैं। तो पहले से तीसरे पे भी जा सकते हैं, लेकिन दूसरे से तीसरे पे भी जा सकते हैं। अब यहाँ वो बात एप्लीकेबल हुई है, हमें पहले से तीसरे पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वांटिटीज़ में कोई ऐसा सच डिफरेंस चेंज नहीं आ रहा, 6% ही है और इन्फ्लेशन में भी 6% है। तो वहाँ क्या हुआ था, अब जरा देखें बेबैक में, वहाँ ईयर वाइज जब हम वेरिएबल कॉस्ट सॉल्व कर रहे थे तो ईयर वाइज क्वांटिटी डिफरेंट थी, लेकिन यही काम आपने फिक्स कॉस्ट में किया था। फिक्स कॉस्ट में आगे आगे एक एक करके चली जा रहे थे, और वहाँ भी ये डिसाइड हुआ था कि हम सीधा भी आगे जा सकते हैं। तो अभी भी +2 और +2 हो सकता है, ये मेरी बात समझ आ रही है। और ईयर 4 जब आप करवाएंगे तो +3 हो सकता है, लेकिन टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि 6% और 5% कांस्टेंट रेट्स हैं। तो जस्ट अगर 1 से 2 पे आ गए तो 2 से 3 पे आ जाएं, और आगे 3 से 4 में आ जाएं। तो अगर 3 से 4 में आएंगे एक ही साल है, अगर 1 से 4 में जाएंगे तो +3 होगा। दोनों तरह चेक ज़रूर कीजिएगा, भी चेक कर लिया वैसे। तो क्यों ऐसे ही चल पड़े हम, कांस्टेंट अमाउंट्स हैं तो अगले से अगले साल जा सकते हैं। लिखवाएं फाइनल आंसर 371.63 सॉरी सेल लास्ट ईयर 413.62। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेटर फिर हाथ में, मार्कअप अप्लाई करवाएं जी। 300 डिवाइड बाय 125 × 100 से कंफर्टेबल हैं। सेल से कॉस्ट पे आ रहा हूँ मार्कअप देख के, आंसर 240। अब यहाँ फुल कंसंट्रेट आपने करना है। नेगेटिव क्यों लगाया मैंने, एक्सपेंसेस हैं, आउटफ्लोज हैं। ईयर 2 लिखवाएं जी, कैसे लिखूँ जी, बिल्कुल ठीक है, आप करें जरा वर्किंग। एक तरीका बोल रहे हैं 333.9 डिवाइड बाय 125 × 100, क्या आंसर आ रहा है 267 लेकिन मेरे कहने पे ज़रा कैलकुलेटर पे 0 दबाएं, 240 लिखें कैलकुलेटर पे, 240 × 1.06 × 1.05 बाद में ना वो नहीं है, नहीं से तो मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले मुझे बताएं 6% क्या था, क्या क्वांटिटी बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल में चेंज आएगा? और नीचे जाएं, सेल प्राइस की इन्फ्लेशन, वो इन्फ्लेशन जब वो सेल प्राइस पे भी सेम है और कॉस्ट प्राइस पे भी सेम है। ये ऑल कॉस्ट एंड प्राइसेस। अगर फॉर एग्जांपल, अब ये दोनों पता चला आपको, आंसर सेम आ रहा है हमारा दोनों तरह, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये इन्फ्लेशन रेट्स डिफरेंट होते तो फिर ऐसे वर्किंग नहीं हो सकती थी, फिर हमें अलग वर्किंग करनी पड़नी थी। दोनों तरह, किसी को पता है 2 तरह वर्किंग हुई है, सेल से कॉस्ट ऑफ सेल बना लें या कॉस्ट ऑफ सेल से अगले साल की बना लें, और दोनों में मैच ही हो रही फिगर, क्योंकि क्वांटिटी और क्वांटिटी इफेक्ट का इफेक्ट कॉस्ट में भी आना है, और इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट सेल प्राइस पे है वही कॉस्ट पे भी बताया हुआ है। बाकी आपके बात बिल्कुल सही जहन में आई है। ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि सेल प्राइस जिस परसेंटेज से इंक्रीज़ हो रही हो, एक्सपेंसेस भी उसी परसेंटेज से इंक्रीज़ हो रहे हो। हमें कैसे पता चला कि इसी से हो रहे हैं? क्वेश्चन में बताया हुआ है जी। ऐसे कंफर्टेबल है? ये अगला बता दें। 297.30 और लास्ट वन 330.89। बस जल्दी करें, लिखने की कोई इशू नहीं। जी सर।
ओके सर, टैक्स के अलावा कुछ तो रह नहीं गया। टैक्स के अलावा क्या डेप्रिसिएशन यहाँ आनी है? यहाँ डेप्रिसिएशन नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, नहीं आनी, ना आ रही है, ना आने की ज़रूरत है। क्या टैक्स के अलावा कुछ नहीं रह गया? जब ये आपका ज़हन में आंसर आए कि नहीं रह गया, तो आप यहाँ रुक के क्या किया करेंगे? अकाउंटिंग कैश फ्लोज बिफोर टैक्स। सोच के बताइएगा। अब वो जो मैंने उस दिन बहस की थी, आज फाइनल करने की कोशिश करनी है हमने। जैसे काउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्यों नहीं कह रहा? अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट कहना है तो यहाँ से अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लेस हुई होनी चाहिए। लेस की क्यों नहीं? कैश फ्लो बना रहे हैं, लेस इसलिए नहीं की है। लेकिन जो टैक्स है वो टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे होगा, तो इसको वहाँ लेके जाने लगे हैं जहाँ टैक्सेबल प्रॉफिट्स निकलेंगे। फुल कंसंट्रेशन अब यहाँ रिक्वायर्ड आपसे। 180 नेगेटिव, 60 पॉजिटिव। आगे लिखवानी है प्लीज़ फिगर सबने। 66.78, 74.33। लेकिन सर एक हमारी फिगर भी रहती है, ठहर एक फिगर रहती है हमारी। पॉइंट नंबर 4 में जाए ज़रा। कैश फ्लो के एंगल से भी एक फिगर रहती है। हाँ जी, रेजिडुअल वैल्यू। पॉइंट नंबर 4 है। रेजिडुअल वैल्यू कोई इनफ्लो होगी हमारी कैश फ्लो में? कब? ईयर 4 में। पॉजिटिव या नेगेटिव? तो वो फिगर होनी चाहिए, तो उसकी एक वर्किंग करवानी है ज़रा। नहीं वो ठीक है, कंसंट्रेट आप करें, कोई इशू नहीं है। आप असल में अल्लाह ना करे इस टेंशन में होगा हम लिखेंगे कब, तो आई होप कि ये कोई इशू नहीं है, तो रिलैक्स रहें बिल्कुल। मुझे अचानक लास्ट ईयर देख के क्यों याद आया ये? लास्ट ईयर में इन्फ्लो होना, तो जब सिर्फ टैक्स रह जाए तब अकाउंटिंग कैश फ्लो की हेडिंग होनी चाहिए। तो वो लिखते हुए मुझे याद है कि नहीं, एक टैक्स के अलावा भी फिगर रहती है, एंड दैट इज रेजिडुअल वैल्यू। अब पढ़े ज़रा रेजिडुअल वैल्यू वाला पॉइंट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ रेजिडुअल वैल्यू। अब डेप्रिसिएशन निकालने के बजाय ना माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। डेप्रिसिएशन रेट क्या है? और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। इनटू 80 कितनी दफ़ा? पावर 4 भी हो सकती है। ज़रा बिस्मिल्लाह पढ़े ज़रा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रेट 20% है, तो 160 लिखें कैलकुलेटर पे। एक दफ़ा 0.8 अगर करें तो पहले साल के एंड पे WDV आ जाएगी। दूसरे साल के एंड पे अगर करें, तीसरे साल के एंड पे करें, चौथे साल के एंड पे करें, तो ये चौथे साल के एंड की WDV आ जाएगी। और वो क्वेश्चन में कहा जा रहा है रेजिडुअल वैल्यू के बराबर है। लेकिन राजधान के आप 4 दफ़ा 0.8 से मल्टीप्लाई करें, आप रेज टू पावर पॉजिटिव 4 या नेगेटिव 4 आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो दोनों तरह करके देखें आंसर क्या आ रहा है। 65 तो 160। अब डेफिनेटली आई होप कि आप कर रहे हैं। तो 0.8 4 दफ़ा कर दूं, और डेफिनेटली अगर 4 को कंपाउंड कर रहे हैं तो हम एक ही बात कर रहे हैं। क्या आंसर आ रहा है? 65.54 कर लें, और डेफिनेटली 160 इंटू 0.8 रेज टू पावर पॉजिटिव 4 कंपाउंड हो रहा है अगले साल। अब ये क्या है? रेजिडुअल वैल्यू कैश इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? अब ये मैं अगर प्लांट के सामने आखिरी साल में पॉजिटिव लिख दूं तो कोई इशू तो नहीं है? डेफिनेटली एक नई लाइन भी ऐड की जा सकती है रेजिडुअल वैल्यू, लेकिन शायद एसेट से लिंक्ड है। आज कितना आउटफ्लो होना है? 160, और 4 साल बाद 65.54 इनफ्लो होना है। यहाँ तक डन है सर? अब पकड़े कैलकुलेटर ज़रा। ये क्या आंसर आ रहा है? 168.27। ये यहाँ तक कोई इतराज़? एक मिनट रुक रहा हूँ मैं।
मत लिखें सर, या अगर आप मेरे कहने पे नहीं रुके तो आप देखिएगा अब क्या होना है। मैंने बड़ा रोकने की कोशिश की है, लेकिन अब जी इकट्ठे हैं सारे। हाँ बेटा, टैक्स किस पे होता है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुननी है। टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे। प्रॉफिट्स कैसे आते हैं, मैं दो ऑप्शंस देता हूँ, इनकम माइनस एक्सपेंसेस से या इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज से। ये सबका पता है। अब चौथे साल एक मसला हुआ है, क्या 168.27 बल्कि उससे पहले ज़रा ईयर 1 में है, क्या 60 कैश इनफ्लो भी है और प्रॉफिट भी है विदाउट डेप्रिसिएशन? क्या नज़र आ रहा है 60 की कैलकुलेशन में आपको? सेल कॉस्ट ऑफ सेल। ईयर 2 और 3 में भी क्या ये इनफ्लो भी है और आउटफ्लो भी है? जालिम ना बने, खुदा का नाम। और प्रॉफिट भी है, कैश फ्लो भी है, प्रॉफिट भी है, कैश फ्लो भी है, इनकम स्टेटमेंट भी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है। लेकिन ईयर 3 में अब जो फिगर्स आपने लिखी हैं, क्या रेजिडुअल वैल्यू, अच्छा रेजिडुअल वैल्यू को भी ज़रा एक मिनट मीनिंग, ज़रा एक मिनट रुक के ज़रा, ये रेजिडुअल वैल्यू किसे कहते हैं? क्या 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 कैश, वो कैश एट द एंड ऑफ द ईयर मिलेगा, एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ मिलेगा, वो कैश। तो क्या ये कैश इनफ्लो होगा चौथे साल के एंड पे? ये कैश इनफ्लो है या गेन है? ये कैश डेबिट है या इनकम क्रेडिट है? दोबारा पॉइंट नंबर 4 अब पढ़ें। हम तो एक्सपेक्ट करें कि हम WDV पे बेचेंगे, तो गेन लॉस तो जीरो है। क्या किसके बराबर होगा, क्या किसके बराबर होगा? तो क्या कैश नहीं आएगा? तो कैश फ्लो में तो आएगा, लेकिन गेन लॉस ने प्रॉफिट लॉस में आना था, वो नहीं आएगा। तो ये कैश है या गेन है? ये कैश है। क्या इसका ताल्लुक कैश फ्लो से है या प्रॉफिट लॉस से? सिर्फ कैश फ्लो से, प्रॉफिट लॉस से नहीं। इसके नीचे एक पॉजिटिव 20 है, वर्किंग कैपिटल थोड़ा ज़हन में लाएं। इस पॉजिटिव 20 ने क्या करना है? इसने क्या करना है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स बनानी है। क्या ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हेडिंग है वर्किंग कैपिटल या प्रॉफिट एंड लॉस हेडिंग है? वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस ही कोई आइटम है? इसने तो इनकम्स और एक्सपेंसेस को कैश फ्लो के अंदर रिसीट्स और पेमेंट्स बनाना है। तो ये जो फिगर है 168, क्या ये 168.27 प्रॉफिट की फिगर है? ये मिक्स है, इसमें इनकम और एक्सपेंसेस का इफेक्ट भी है और कैश फ्लोज का इफेक्ट भी मौजूद है। तो देयरफॉर इस फिगर से, आखिरी साल की इस फिगर से आप अगर टैक्सेबल प्रॉफिट्स की वर्किंग करेंगे तो वो सही क्यों नहीं है? क्या ईयर 2, 3, 4 में इशू तो नहीं है? थोड़ा सा हल्का सा है, इसको हम उठा लेंगे, इसमें से क्या लेस कर देंगे? ना 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 टैक्स, इसको हम उठा लेंगे। ना करें ईयर 2, 3, 4 की ये फिगर्स अगर मैं इसे उठा लूँ, वर्किंग्स में चला जाऊँ और टैक्स की कैलकुलेशन करूँ और इन में से टैक्सेबल डेप्रिसिएशन लेस कर दूँ, तो क्या टैक्सेबल प्रॉफिट्स आ जाएंगे? और अगर आखिरी साल में 168 समथिंग उठा लूँ और उसमें से टैक्स डेप्रिसिएशन लेस कर दूँ, तो वो सही टैक्सेबल प्रॉफिट्स की फिगर नहीं आएगी। देयरफॉर क्या बोला मैंने इनमें? आपने सिर्फ क्या करना आज के बाद, ये जो हेडिंग्स हैं लेफ्ट साइड पे इनके नाम पढ़ें। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, प्लांट, वर्किंग कैपिटल, इनको आपने टैक्स की वर्किंग के बाद लिखा करना है।
चाहे ये फर्स्ट लाइंस में हो या आखिरी लाइंस में हो, जिनका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं है उनको हम स्टार्ट में लिखने की बजाय, कि स्टार्ट में लिखने से क्या होगा, वो हमारे प्रॉफिट्स के अंदर फिगर्स आ जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, बाद में लदा करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो आज के बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड जो हेड्स हैं उसे हम अपनी टैक्स की वर्किंग के बाद लिखा करेंगे। हमें क्या पता चलेगा सर जी कि ये टैक्स की फ़िगर कहाँ आनी है, इंशाल्लाह अब हम प्रैक्टिस करेंगे। हम तकरीबन आधा को सफ़ा छोड़ दिया करेंगे और उसके बाद इन फिगर्स को लिखने की आदत डाल देंगे। क्यों नीचे लिखेंगे? क्या इन्होंने आना नहीं है? क्या इन फिगर्स ने आना नहीं है? आना है, ऐसे ही आना जैसे आई हैं, लेकिन ऊपर लिखने से मिक्स हो रही है इनकम एक्सपेंसेस के साथ, तो हम इन्हें नीचे इसलिए लिख देंगे ताकि हमारे प्रॉफिट्स के साथ ये मिक्स ना हो। हाँ, बाद में डेफिनेटली ये आउटफ्लोज हैं, इनफ्लोज हैं, तो इन्हें इंशाल्लाह कंसिडर कर लिया करेंगे, विच मीन्स कि इन्हें यहाँ नहीं, किस वर्किंग के बाद, केस वर्किंग के बाद टैक्स की फिगर आ जाएगी, उसके बाद फिर इंशाल्लाह प्लांट 160, 65.54, वर्किंग कैपिटल। क्या हर सवाल में पहले स्टार्ट में लिख के काट के नीचे लिखा करेंगे? या मेरे मौला बचा ली मौला। तो अल्लाह ना करे आपने लिखा हो, लेकिन अगर लिखा भी है तो कोई इशू नहीं है, एक दफ़ा लिख लेना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम ज़रा ज़हन में रखे ये हुआ क्या था। क्या इन्होंने आना नहीं है? कहाँ आना है? कैश फ्लोज में आना है। ऊपर लिखने से क्या प्रॉब्लम नज़र आ रहा है? इनकम और एक्सपेंसेस से मिक्सअप होने की वजह से फिर हमें एक्स्ट्रा फिगर्स को इग्नोर करके वर्किंग करनी पड़ेगी, जो ज़रा टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, क्या बोर्ड पे देखें, अब मेरा ईयर 0 पे 180 आ रहा है, ईयर 2 में 60 आ रहा है, 3 में जो है वो आ रहा है, 4 में जो है वो आ रहा है, और नहीं 4 में जो है वो नहीं आ रहा, 3 में जो है वो आ रहा है। 4 में बताएं अब क्या आ जाएगा? 82.73, 82.73। चलिए, यहाँ तक मुझे आपकी तरफ पेशेंस चाहिए थी। आई होप कि हम समझ गए बात। अब आप, मेरा ख्याल है कोई नहीं, एक दफ़ा लिख ही लें हल्का सा क्रॉस, लेकिन ताकि ज़रा ज़हन में रहे। बाकी इंशाल्लाह फिर आप आदत डाल लेंगे कि जिन फिगर्स ने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आना उनको फिर हम अलहदा ही आइडेंटिफाई किया करें। तो अब आपने यहाँ वर्किंग भी एक मैंने लिखी है, उसको भी ज़रा नीचे लिखने, अभी वर्किंग और भी है, स्पेस रख के वर्किंग बनाइए। सही हो रही रिकॉर्डिंग? ये ज़रा मुझे भी दिखाना बाद में ये कैसी हुई है। अभी ज़रा क्लास के अंदर पता चलेगा, इमीडिएट साथ साथ सेव हो रही होगी ना? नहीं, इमीडिएटली पता चलेगा, बाद पता चलेगा। जिन हजरात की किसी वजह से कोई पिछली क्लासेस मिस हुई हैं तो प्लीज़ विदाउट क्लासेस यहीं से शुरू कर लेना, बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं होगा। मजबूरी है, सही तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने वैसे इंटेंशनली ये क्वेश्चन आपको परसों दिया था ताकि आप करें और आंसर नज़र आए, आप कंफ्यूज हों कि ये क्या हुआ ऊपर नीचे, तो मुझे ज़रा समझाना कंपैरेटिवली ज़रा आसान हो जाए।
ये मुबीन वो ज़रा बुक्स का रिंग बाइंड कह दिया, चलो बाद में कह देना, याद से आज कह दो, कल सुबह मिल जाए। फुरकान आप ज़रा काइंडली कोई बुक्स ज़रा अपने वो जो PDF था जहाँ से ये प्रिंट हुई हैं एक नज़र देख लें कि ज़रा वो सही प्रिंट होगी कि नहीं, तीनों ज़रा बुक्स बाद में देख लीजिएगा आज। चलिए इस तरह करते हैं, मैं अब इंटेंशनली इसे कंप्लीट नहीं करना चाह रहा, यहाँ से करेंगे कंप्लीट खुद से। क्या करेंगे अब यहाँ वर्किंग में जाएंगे, अकाउंटिंग कैश फ्लो उठा के वर्किंग में लेके जाएंगे, फिर टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे या अकाउंटिंग ही करेंगे। अकाउंटिंग एड बैक भी तो होनी है, वो लेस ही नहीं की तो ऐड की कोई सेंस नहीं है। हम सिर्फ टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके लेस कर देंगे, टैक्सेबल प्रॉफिट से रेट लगा देंगे, टैक्स के सामने टैक्स आ जाएगा। इनफ्लो या आउटफ्लो? आउटफ्लो। ट्राई कीजिएगा, फिर कल यहीं से शुरू कर लेते हैं, अब टाइम भी ख़त्म हो गया तो इंशाल्लाह फिर कल से और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बुक्स अवेलेबल कर लें सर ज़रा। अल्लाह हाफिज़। अब कर लीजिएगा प्लीज़, ये ना हो कि कल फिर मैं लिख रहा हूँ। ये ना